हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम सही चल रही होगी। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताइए, जो क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हुए हैं अक्षर, क्या आपको वो दिख रहा है? यस, मुझे लगता है कि एकदम साफ साफ दिख रहा होगा। अगर मैं ज्यादा लाइट जला देता हूँ तो उसका रिफ्लेक्शन आता है, जिसकी वजह से जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो ढंग से दिखता नहीं है। ठीक है, तो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है अक्षर वो दिखने चाहिए। मेरे से क्या फर्क पड़ता है? मेरे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों का मकसद मात्र और मात्र ये है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करो। जितनी जल्दी आपका रिवीजन होगा उतनी जल्दी आप अपने पेपर को क्रैक करोगे, अपने जो ड्रीम है उसको जल्दी फुलफिल करोगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यूपीपीसीएस प्री का एग्जाम होने वाला है 12 अक्टूबर को। उसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, हम अब प्रैक्टिस सेट करेंगे। इस वीडियो के अंदर मात्र 10 क्यूआईक्यूज हैं, लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ अगर हमने 10 क्यूआईक्यूज कर लिए, ठीक है, तो इसमें से कम से कम दो क्वेश्चन तो 100% आएंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, जो आप क्वेश्चन देखोगे, जो आपको पता चलेगी कि क्वेश्चन किस हाई लेवल के हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपके पास चार पेयर हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो पहला है हेक्टर मुनरो, बैटल ऑफ बॉक्सर। दूसरा है लॉर्ड हेस्टिंग, एंग्लो नेपाल वॉर। सी, लॉर्ड वेलेस्ली, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो हम क्वेश्चन करेंगे, आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहले बैटल ऑफ बॉक्सर के बारे में। ठीक है, आपने पहले पढ़ रखा होगा डिटेल में, लेकिन एक बार आप रिवाइज कर लो। तो बैटल ऑफ बॉक्सर सबसे पहले 1764 में हुआ था। किस किस के बीच में? बिटवीन हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो वर्सेस कंबाइंड आर्मी थी। कितने लोगों की? 3 लोगों की। पहला कौन था? मीर कासिम। दूसरा शाह आलम सेकेंड। और तीसरा कौन था? तीसरा था सुजा उद दौला। ठीक है, ध्यान रखना, मीर कासिम, शाह आलम सेकेंड और सुजा उद दौला की कंबाइंड आर्मी थी। और किसके साथ लड़ाई कर रहे थे? हेक्टर मुनरो मन्नो ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी पूछी जाती है तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की हुई थी। कब? 1765 में। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ट्रीटी से। क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं कि आपको दे दी जाएंगे 4-5 ट्रीटी दे जाएंगी और बोलेंगे इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। पहला प्रकार। दूसरे प्रकार का मैच वन लिस्ट दे दी जाएंगी, लिस्ट वन के अंदर आपको वॉर दे दी जाएंगी और लिस्ट सेकंड अंदर ट्रीटी दे दी जाएंगी। अब बोलेंगे मैच कीजिए कि किस युद्ध से, किस वॉर से कौन सी ट्रीटी हुई है। ठीक है, तो इसलिए आपको ट्रीटी याद होना चाहिए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। वो कौन सा है कि डुअल गवर्नमेंट कैसे पूछा जाता है कि डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था, वो किस ट्रीटी के बाद किया गया था? तो ध्यान रखना, बंगाल के अंदर डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट की थी आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। किसने कंडक्ट करवाई थी ये? तो ध्यान रखना, ये की है क्लाइव के द्वारा, क्लाइव के द्वारा। और किस किस के बीच में? शाह आलम सेकंड और सुजा उद दौला। ठीक है, तो क्लाइव, शाह आलम सेकंड और सुजा उद दौला, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। इसको करते हैं विरेज। दूसरा करते हैं हम एंग्लो नेपाल वॉर, एंग्लो नेपाल वॉर। सबसे पहले ये बताओ इसकी डेट क्या है? तो आप बोलोगे डेट है 1814 से लेके 1816। किस किस के बीच में? ये इंपॉर्टेंट है, किस किस के बीच में? तो लॉर्ड हेस्टिंग वर्सेस भक्ति थापा। ठीक है, कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी पूछी गई है बहुत बार, ट्रीटी ऑफ सुगौली। कब? 1816 में। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, लॉर्ड हेस्टिंग से। ठीक है सर, तो ध्यान रखना 1814 से लेके 1816 एंग्लो नेपाल वॉर, किस किस के बीच में? लॉर्ड हेस्टिंग और भक्ति थापा। और कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में। अब बात करते हैं हम एंग्लो मैसूर की, एंग्लो मैसूर वॉर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो कितने वॉर हुए हैं पहले ये बताओ? आप बोलोगे
ये वॉर हुए हैं आपके 3। कितने वॉर? 3 हुए हैं। ठीक है, अब डेट याद रखना जरूरी है। डेट कब? 1767 से 1769, फिर 1780 से लेके 84, तीसरी 1790 से लेके 1792 और चौथा 1798 से लेके 1799। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका गवर्नर जनरल। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि कौन सा वॉर किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है और ट्रिक काफी मजेदार है, मजा आ जाता है इसको पढ़ के। ट्रिक क्या है? देखो, अब मैंने तो जैसे तैसे याद कर लिया, अब आपकी इच्छा है वो ट्रिक अपनाओ या मत अपनाओ। अगर आपके पास इससे अच्छी कोई ट्रिक होता है मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, लेकिन ट्रिक मजेदार है, आप 5-6 बार रिवाइज करोगे तो तुरंत याद हो जाएगी। ट्रिक क्या है? वेरी वेरी हैप्पी क्लास वर्क। वेरी हैप्पी क्लास वर्क। ठीक है, मैंने आपको कुछ क्लास वर्क दिया, और बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया, तो वेरी हैप्पी क्लास वर्क 5-6 बार रिवाइज करोगे तुरंत याद होगी। वेरी हैप्पी क्लास वर्क। वी से है वेरेलस्ट, एस से लॉर्ड हेस्टिंग, सी से कॉर्नवालिस, फिर डब्ल्यू से वेलेस्ली। ठीक है सर, तो वेरी हैप्पी क्लास वर्क, वेरेलस्ट, हेस्टिंग, कॉर्नवालिस और वेलेस्ली। तो यहाँ पर करते हैं, देखो कलर चेंज कर लूंगा। करो, पहली वेरेलस्ट, दूसरे हेस्टिंग। ध्यान रखना 2 हेस्टिंग है, एक तो है वैरन हेस्टिंग, दूसरा है लॉर्ड हेस्टिंग। तो यहाँ वैरन हेस्टिंग नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग है। ठीक है, सी से कॉर्नवालिस और चौथा है वेलेस्ली। ठीक है सर, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम किस रिलेटेड। अब बात होगी ट्रीटी। तो 3 ट्रीटी हुए हैं, पहली मद्रास, दूसरी मंगलोर और तीसरी सेरिंगापटम। ठीक है सर, तो कितनी ट्रीटी हुई है? 3। पहली मद्रास, दूसरी मंगलोर, तीसरी सेरिंगापटम। ठीक है, और ट्रिक याद रखना है वेरी हैप्पी क्लास वर्क, वेरेलस्ट, हेस्टिंग, कॉर्नवालिस और वेलेस्ली। ठीक है, अब बात करते हैं हम एंग्लो मराठा वॉर की। एंग्लो मराठा वॉर, कितने मराठा वॉर हुए हैं? आप बोलोगे 3 वॉर हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेट आप बोलोगे 1775 से लेके 1782, फिर 1803 से लेके 1805, 1802 कभी 2 भी देता है, 1802 या 1803 से लेके 1805, 1817 से लेके 1818। अब क्वेश्चन फिर से उसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि पहला, दूसरा, तीसरा जो वार हुआ था वो किसके टाइम पे हुआ है। ठीक है, इसके लिए भी छोटी सी ट्रिक, और ट्रिक काफी मजेदार है फिर से। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? देखो हंसना नहीं, हाँ, अब जैसी है वैसी करना। होमवर्क है, होमवर्क है। ठीक है सर, तो ट्रिक क्या है? होमवर्क है। और मैसूर वार की क्या थी? मैसूर वार की वेरी हैप्पी क्लास वर्क, और ये होमवर्क है। अब करते हैं हम एच से क्या है? तो ध्यान रखना ये है वैरन हेस्टिंग। कौन सा? वैरन हेस्टिंग। डब्ल्यू से वेलेस्ली, फिर से एच से लॉर्ड हेस्टिंग। पहला कौन सा हेस्टिंग है? पहला वैरन हेस्टिंग है, और तीसरा कौन सा है? हेस्टिंग है। तो इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं यहाँ पर। पहला है वैरन हेस्टिंग, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका वेलेस्ली, और तीसरा फिर से आपका हेस्टिंग। समझ में आ गया? ट्रिक अच्छी है, होमवर्क है।
अब बात कर लेते हैं हम ट्रीटीज की। काफी सारी ट्रीटी हुई है। तो पहली ट्रीटी सूरत, फिर पुरंदर, फिर उसके बाद सालभाई। और जो सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ था उसके लिए भी ट्रीटी हुई है। कौन सी ट्रीटी हुई है तो वो याद रखना। कलर चेंज कर देता हूँ। देवगांव, देवगांव, फिर है सुरजी अंजन गांव, सुरजी अंजन गांव, और लास्ट है राजघाट, राजघाट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सारी सारी चीजें। इसको करते हैं अब इरेज, और फिर से बढ़ते हैं हम क्वेश्चन। पढ़ो। हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बॉक्सर, बोलो यस। कब हुई है 1764। एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से लेके 1816 में, और किसके द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग, बिल्कुल सही है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी बताओ। वेरी हैप्पी क्लास वर्क। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा रहा है हमसे, फोर्थ पूछा रहा है। फोर्थ है ये, फोर्थ डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब बैलेंस में। ठीक है सर, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। फिर बात कर रहा है थर्ड एंग्लो मराठा वार की। तो मैंने आपको थर्ड एंग्लो मराठा वार की ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी, मराठा वार की ट्रिक क्या थी, तो वो थी होम वर्क है। तो आपसे क्या पूछा रहा है, थर्ड। थर्ड मतलब एच, एच बोले तो हेस्टिंग। एच क्या था, हेस्टिंग था। यहाँ पर दे रखा लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो इसका मतलब डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए थी। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन पढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 member बॉडी। अच्छा, स्टेटमेंट सेकंड, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। थर्ड स्टेटमेंट, इलेक्शन कमीशन resolve the disputes relating to states and mergers of recognized political party। तो आपके पास 3 स्टेटमेंट है, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इसको करने से पहले मैं आपको इलेक्शन से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल चीजें बता देता हूँ। इलेक्शन, सबसे पहले ये बताइए कौन से आर्टिकल्स हैं जो इलेक्शन के साथ डील करते हैं। तो आप बोलोगे, यहाँ पर देता हूँ कौन से आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 324 से लेके 329। ठीक है, कौन सा पार्ट, तो ध्यान रखना ये पार्ट है आपका 15। पार्ट 15 के अंदर इलेक्शंस मेंशन है, और आर्टिकल 324 से लेके 329 डील विद द इलेक्शंस। अब इलेक्शन कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन, तो ये बताइए इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। तो आप बोलोगे आर्टिकल है 324। आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन मेंशन है। अब बताओ किसके द्वारा अपॉइंट, किसके द्वारा किया जाता है। आप बोलोगे अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। टेन्यूर, टेन्यूर क्या है 6 इयर्स, कितना 6 इयर्स और 65 इयर्स। ठीक है सर, 6 साल या 65 इयर्स ओल्ड, ओल्ड लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं मेंबर, कितने मेंबर्स हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 1950 से लेके 1989, फिर उसके बाद प्रेजेंट, क्या है यहाँ पर प्रेजेंट। तो एक बात याद रखना, 1950 से लेके 1989 तक, 1950 इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था, इलेक्शन कमीशन कब स्टार्ट हुई थी, तो ध्यान रखना 1950। तो 1950 से लेके 1989 तक ये कैसी मेंबर बॉडी थी, ये थी सिंगल मेंबर बॉडी। सिंगल मेंबर बॉडी मतलब कितने मेंबर्स थे टोटल, तो मेंबर्स थे मात्र कितना, एक। 1950 से लेके 1989 तक इलेक्शन कमीशन के अंदर कितने मेंबर थे, एक मेंबर था। अब 1989 से लेके प्रेजेंट तक, मतलब आज के तारीख तक
कितने मेंबर्स हैं टोटल? आप बोलोगे प्रेजेंट में मेंबर है इसमें 3, ठीक है। 1950 से लेकर 1989 तक मेंबर कितने था? 1 था। फिर 1989 से लेकर प्रेजेंट में मेंबर कितने हो गए? 3 हो गए। इसका मतलब कुछ तो कुछ अमेंड किया होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अमेंड किया होगा। तो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत? तो ध्यान रखना 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के कारण, 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन को क्या कर दिया गया? मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। आखिर ऐसा क्या था भाई 61st में? अच्छा क्वेश्चन है ना। आगे 61st में ऐसा क्या किया गया कि इलेक्शन कमीशन को मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था? तो ये क्या था कि जो वोटिंग एज थी, जो वोटिंग एज थी उसको रिड्यूस कर दिया गया। क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। कब से? फ्रॉम 21 टू 18, ठीक है। तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखना 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 21 टू 18, ठीक है सर। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ इलेक्शन कमीशन से? बोलो यस, बहुत कुछ है भी इलेक्शन कमीशन के बारे में। अब ये बताइए, है ना, ये बताइए किस किस के इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है? इलेक्शंस किस किस के कंडक्ट करवाता है? तो आपको ये याद रखना है, राज्यसभा, राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के भी, ठीक है। आगे प्रेसिडेंट और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना किस किस के इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है? राज्यसभा के, लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, काउंसिल के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है कि पंचायत के, किसके? पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अच्छा, किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ध्यान रखना ये आर्टिकल है आपका 243 के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना पंचायत और म्युनिसिपैलिटी किस पार्ट में है? जो थोड़ा सा और बता देता हूँ, ये है पार्ट 9th के अंदर। और म्युनिसिपैलिटी किस पार्ट में है? तो ध्यान रखना पार्ट 9th के ए के अंदर, ठीक है। तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 243 के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्टोरल रूल को बनाने के लिए। इलेक्टोरल रोल किसके द्वारा प्रिपेयर किए जाएंगे? इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है सर। और एक और चीज बता दूं, अगर कोई डिस्प्यूट है रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टी से तो कौन रिजॉल्व करेगा, कौन डील करेगा? तो करेगा इलेक्शन कमीशन। इसको करते हैं आप इरेज, फिर से देख लो, इंपॉर्टेंट है सारा कुछ। अब हम फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, इलेक्शन कमीशन बॉडी इज अ 5 मेंबर बॉडी। 5 मेंबर बॉडी है? नहीं, बल्कि कैसी है? 3 मेंबर बॉडी है। किसके द्वारा? तो ध्यान रखना 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 क्यों की गई? क्योंकि उसका जो वोटिंग एज थी उसको रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 21 से 18। तो उससे क्या हुआ कि जो वर्किंग लोड था वो बढ़ने लगा। अब एक व्यक्ति कितना संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा ना, क्योंकि उसके वोटिंग एज थी वो रिड्यूस कर दी गई, इसलिए इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना देगा। और कितने मेंबर? 3 मेंबर। और किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। दूसरा पढ़ो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शंस। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है इलेक्शन शेड्यूल को, ठीक है। थर्ड पढ़ो, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू स्प्लिट्स एंड मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है,
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ओनली 3, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है। पढ़िए, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट वन के अंदर वॉल्केनो है, लिस्ट सेकंड के अंदर कंट्री है, तो आपको बताना है कौन सा वॉल्केनो किस कंट्री पे लोकेटेड है। तो सबसे पहला है सबनकाया, दूसरा है माउंट इटना, तीसरा है कोलिमा, चौथा है मिराकी। तो देखिए सबनकाया कहाँ पर है? आपके पास है ऑप्शन 4, इटली, पेरू, इंडोनेशिया या मैक्सिको। तो सबनकाया है आपका पेरू के अंदर, ठीक है। तो ए का 2, तो यहाँ पर आएगा ए का 2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर डायरेक्टली। माउंट इटना है इटली में, कोलिमा है मैक्सिको और मिरेपी है इंडोनेशिया, ठीक है। तो सबनकाया पेरू, इटना इटली, कोलिमा मैक्सिको, मिरेपी इंडोनेशिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। तो लिस्ट वन के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन है और लिस्ट सेकंड के अंदर कंट्री है, तो आपको बताना है कि कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन किस कंट्री में लोकेटेड है या किस कंट्री में जाना जाता है। पहला है वैली वेरिस, दूसरा है टाइफू, तीसरा है वागियो और चौथा है हुरिकेन्स। तो ध्यान रखना वैली कहाँ पर किस कंट्री में? तो वैली है ऑस्ट्रेलिया। तो ए का 2 मतलब बी और डी में से कोई एक होगा, बी और डी में से कोई एक होगा, ठीक है। टाइफू है जापान में, तो बी का 3, तो मतलब अभी भी सही है, बी का 3 और बी का 3, ठीक है। बागियो, तो ध्यान रखना बागियो है फिलीपींस में, बागियो फिलीपींस, सी का 1, तो ये है सी का 1, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। हुरिकेन्स यूएसए, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, इंपॉर्टेंट है, जीआईसी में पूछा जा चुका है 2010 के अंदर। लिस्ट वन के अंदर एटॉमिक पावर स्टेशन है, लिस्ट सेकंड के अंदर स्टेट ऑफ सिचुएशन है, तो आपको बताना है कौन सा न्यूक्लियर पावर किस स्टेट में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट है, मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा लगता है। तो पहला है कलपक्कम, दूसरा है नरोरा, दूसरा है ककरापरा और चौथा है ट्रोम्बे। तो कलपक्कम, तो ध्यान रखना कलपक्कम है तमिलनाडु में, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, ककरापरा गुजरात में और ट्रोम्बे महाराष्ट्र, ठीक है सर। इसको इरेज करते हैं, फिर से पढ़ते हैं। कलपक्कम, आप बोलोगे कलपक्कम है सर तमिलनाडु, ठीक है। नरोरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम कहाँ? गुजरात में और ट्रोम्बे महाराष्ट्र, ठीक है सर। इसको अब करते हैं क्लीन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट है, आरओ मेंस 2016 में पूछा गया है। और ये मैच लिस्ट वन एंड द लिस्ट सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है। लिस्ट वन के अंदर कुछ पाउडर दे रखे हैं, मतलब कंपाउंड्स दे रखे हैं, और लिस्ट सेकंड के अंदर उसके केमिकल नेम्स हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड को कौन सा केमिकल नेम है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शंस आपके पास 4, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स। तो ध्यान रखना ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स, ठीक है। इसको करता हूँ क्लीन, फिर से पढ़ते हैं जल्दी। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स, ठीक। अब कोड की आवश्यकता नहीं है। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया है, पढ़िए। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, ठीक है। लिस्ट वन के अंदर एसिड है और लिस्ट सेकंड के अंदर सोर्स है, तो आपको ये बताना है कौन सा एसिड कहाँ से प्राप्त होता है, उसका सोर्स क्या है, ठीक है। तो पहला है लैक्टिक एसिड, दूसरा है एसिटिक एसिड, तीसरा है सिट्रिक एसिड और चौथा है बुटेरिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड, ध्यान रखना है लैक्टिक एसिड कहाँ पर? मिल्क में मिलता है, ठीक है। एसिटिक एसिड ये मिलता है विनेगर, ठीक है। सिट्रिक एसिड खट्टी चीजों में मिलता है, तो खट्टी चीज क्या है? लेमन या आंवला भी हो सकता है, ठीक है। और बुटेरिक एसिड ये मिलता है बटर में। एक और एसिड है, काफी बार पूछा गया है, जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है? तो ध्यान रखना कि एंट या फिर बी की स्टिंग्स में,
ठीक है सर। तो फॉर्मिक एसिड N और B की स्ट्रिंग्स में मिलता है। इसको करते हैं ऑर्गेनाइज। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है, पढ़िए। मैच लिस्ट वन के अंदर डिसीज है एंड द लिस्ट सेकंड टाइप ऑफ डिसीज है। तो सिंपल सी बात है, लिस्ट वन के अंदर डिसीज है और लिस्ट सेकंड के अंदर टाइप ऑफ डिसीज है, तो आपको ये बताना है कौन सी डिसीज किस प्रकार की है। पहला है हेमोफीलिया, दूसरे है डायबिटीज, तीसरी है रिकेट्स और चौथी है रिंगवॉर्म। तो हेमोफीलिया, तो ध्यान रखना है जो हेमोफीलिया है वो है आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर। तो हेमोफीलिया क्या है भाई साहब, पता है आपको? तो मैं बताता हूँ। मान के चलो मुझे हेमोफीलिया है, मैं किससे ग्रस्त हूँ? मैं हेमोफीलिया से ग्रसित हूँ। अब मेरे कहीं पर चोट लगी, क्या लगी? चोट लगी। अब उस चोट को भरने में मुझे टाइम लगेगा। भरने का मतलब खून ज्यादा बहेगा, ठीक है, वो जल्दी क्लॉटिंग नहीं होगा, खून नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है सर। तो हेमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर। डायबिटीज होती है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, किसके द्वारा प्रोड्यूस, किसके द्वारा होता है, सीक्रेट किसके द्वारा होता है? वो होता है पैनक्रियाज के द्वारा। तो डायबिटीज हार्मोन, कौन सा हार्मोन? अभी मैंने बताया था आपको कौन सा हार्मोन, इंसुलिन, ठीक है। रिकेट्स माई डिफिशियंसी डिसीज है, किसके द्वारा होता है? किस डिफिशियंसी की कमी से, किसकी कमी से? तो आप बोलोगे ये होता है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। यहाँ बोल सकते हो कैल्शियम की कमी से भी होता है या फास्फोरस की कमी से भी होता है, ठीक है। रिंगवॉर्म फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है सर। तो फिर से बताता हूँ, हेमोफीलिया आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर, डायबिटीज इंसुलिन की कमी बट हार्मोनल डिसऑर्डर, रिकेट्स विटामिन डी की कमी या कैल्शियम की कमी डिफिशियंसी डिसीज है, और रिंगवॉर्म एक फंगल इन्फेक्शन है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 जो कि यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपके पास तीन स्टेटमेंट है और आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। कभी कभी क्या क्या पूछ लिया जाता है कि आपके पास 3 से 4 स्टेटमेंट दे दिएंगे और पूछा जाएगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है या नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। पढ़ो, आर्टिकल 301 is related to right to property. Okay. Second, right to property is a legal right but not a fundamental right. ठीक है. Statement third, Article 300A was inserted in Indian Constitution by the 44th Amendment during the period of Congress government. ठीक है सर। तो इसका हम ढंग से एनालाइज करते हैं। आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। ये स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है। क्यों? आर्टिकल 301 है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है आपका फ्रीडम ऑफ, पढ़ा होगा आपने, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स ये कहाँ से अडॉप्ट किया है? क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो कहाँ से अडॉप्ट किया है? इसको बोरो किया है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से बोरो किया है, कहाँ से लिया है हमने? ये प्रोविजन ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट आर नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। राइट टू प्रॉपर्टी कैसा है? अब एक लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। आपको बताता हूँ, राइट टू प्रॉपर्टी, तो ध्यान रखना, राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था। राइट टू प्रॉपर्टी कैसा था? एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी कैसा था? एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट आया कब? 1978 के बाद। अब क्या है? ये प्रेजेंट, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखना है, राइट टू प्रॉपर्टी शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 1950 में, तो 1950 से लेकर 1978 तक राइट टू प्रॉपर्टी कैसा था? एक फंडामेंटल राइट था। कैसा था? फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1978, उसको राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया। कौन से आर्टिकल में था? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आर्टिकल 31 के अंदर मेंशन था और आर्टिकल 19 के अंदर भी मेंशन था। आर्टिकल 31 और 19 के अंदर मेंशन था, उसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया गया, किसके द्वारा? 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब प्रेजेंट में किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो ध्यान रखना,
आर्टिकल 300 के ए एंड पार्ट है आपका 12, पार्ट कौन सा है 12 है, ठीक है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया और इसको कहां पर भेज दिया गया, आर्टिकल 300 ए में ऐड कर दिया गया, किस पार्ट में, पार्ट 12 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो। तो अब कैसा है, प्रेजेंट में कैसा है, ध्यान रखना, प्रेजेंट में ये एक लीगल राइट है। प्रेजेंट में क्या है, ये एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट नहीं है, प्रेजेंट में ये कैसा है, लीगल राइट है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड पढ़ो। आर्टिकल 300A was inserted in the Indian Constitution by the 44th Amendment during the period of Congress government। तो देखिए, मैं आपको दो अमेंडमेंट बताता हूँ। एक है आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब आया था ये, 1976 में। दूसरा है 44th अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आया है, 1978 में। तो 1976 में किसकी गवर्नमेंट थी, तो ध्यान रखना, वो थी कांग्रेस की गवर्नमेंट। किसकी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और 1978 किसकी गवर्नमेंट थी, वो थी जनता पार्टी गवर्नमेंट, ठीक है सर। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 किसके द्वारा पास किया गया था, ये बोल सकते हो, कांग्रेस गवर्नमेंट थी। और 44th अमेंडमेंट एक्ट किसके द्वारा पास किया गया था, जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। यहाँ पर बोला है 44th अमेंडमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ, ओनली सेकंड इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ए। इसको करते हैं विरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, लास्ट क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है। पढ़िए, मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 के अंदर बुक्स है और लिस्ट 2 के अंदर राइटर है। तो आपको बताना है किस राइटर ने कौन सी बुक लिखी है। तो पहला है तारिक ए हिंद, तारिक ए दिल्ली, रिहिला या तबकात ए नासरी। तो देखो, तो तारिक ए हिंद किसके द्वारा, तारिक ए हिंद की गई है अल बिरूनी के द्वारा। तारिक ए दिल्ली आमिर खुसरो के द्वारा। रिहिला इल्वन बतूता। और तबकात ए नासरी ये है मिनहाज उस सिराज। पूरा नाम क्या था, मिनहाज उस सिराज, ठीक है, मिनहाज उस सिराज। तो ये हमने 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 10 के 10। अब मुझे आप ईमानदारी से बताइएगा कि आपके 10 में से कितने नंबर आए हैं। अगर आप ये समझ लीजिए, अगर आपने 10 में से 8 क्वेश्चन सही है तो आपकी प्रिपरेशन काफी सही चल रही है। इस बार आपका सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट, आपका सिलेक्शन कंपलसरी है, होना ही चाहिए आपका सिलेक्शन, ठीक है सर। तो आज के लिए बस इतना। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब हम प्रैक्टिस सेकंड डालूँ, जब मैं सेकंड वीडियो डालूँ प्रैक्टिस सेट की, तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाए, ठीक है सर। तो आज के लिए इतना, तो दुआ में याद रखिएगा। चलते हैं, नमस्कार।